इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। मराठों से संबंधित करीब पूरा जो सिलेबस है या मराठों के संबंध में जितनी चीज़ें आती है वो हमने पीछे की वीडियो में कवर कर लिया है। कुछ और चीज़ें रह गई हैं मराठों से संबंधित, खास करके जो मराठा सरदार और अलग अलग राज्य जो उभर कर आते हैं मराठों से संबंधित, उनको आज जानने और समझने का हम प्रयास करेंगे। साथ में एक समराइज करेंगे छत्रपति के बारे में और पेशवा के बारे में कि वो किस तरीके से विकसित हुए, और भौगोलिक विस्तार को भी जानेंगे। मराठों का भौगोलिक विस्तार किस तरीके का था वो हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले भौगोलिक विस्तार को, तो दोस्तों मराठों का जो राज्य विकसित होता है वो महाराष्ट्र और दक्कन के एरिया में होता है। ये गोवा वाले क्षेत्र को लें तो यहाँ से इनका शुरू होता है और वो अंततः भारत के पूर्वी हिस्से तक भी पहुँच जाते हैं। पूर्वी हिस्से तक वो पहुँचते हैं। इनका कुछ साम्राज्य इस तरीके का होता है, ये चले जाते हैं यहाँ तक। उसके बाद ये बिहार के क्षेत्र को छोड़ के ये यूपी अवध वाला जो क्षेत्र है यहाँ से अवध वाला क्षेत्र आ जाता है। इसको इस तरीके से पार करते हुए ये बढ़ जाते हैं, ये पंजाब के एरिया तक इस तरीके से आता है। गुजरात के राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर इनका लगभग विस्तार समूचे गुजरात पे हो जाता है और ये इनका भौगोलिक विस्तार होता है। ये जो नक्शा दिखला रहे हैं हम, ये जो है सर्वाधिक भौगोलिक विस्तार है और वो हुआ था बालाजी बाजीराव के समय में। उस समय का शुरुआत का जो इनका क्षेत्र था वो शुरुआत हुआ था इस क्षेत्र से। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते आगे चले जाते हैं पंजाब तक। इधर अटक पड़ता है पेशावर का क्षेत्र ये, और यहाँ पे उड़ीसा कटक, और यहाँ से लेके ये यमुना तक, कृष्णा नदी से लेके यमुना नदी का क्षेत्र, और इधर सतलज कह लें, आगे ब्यास कह लें या पंजाब का एरिया कह लें, तो इस पूरे क्षेत्र पर इनका भौगोलिक विस्तार था। अब इनके जो अलग अलग छत्रपति हुए उनको भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो वो कौन है? पहले तो शिवाजी महाराज ने मराठा राज्य की नींव डाली 1674 ईस्वी में, 6 साल तक शासन किया। उसके बाद उनके पुत्र संभाजी, फिर उसके बाद उनके छोटे पुत्र राजा राम प्रथम, फिर शिवाजी द्वितीय, ये नाबालिग होते हैं। और एक्चुअल जो शासिका होती है उनकी माँ होती है जिनका नाम ताराबाई होता है। उसके बाद साहू जी बनते हैं छत्रपति, और इनके समय से में ही पेशवा राज शुरू होता है। और यहाँ पे पहले पेशवा बनते हैं बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक। फिर बाजीराव प्रथम, इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। खास करके मुगल इन्हें लड़ाकू पेशवा ही कहा करते थे। उसके बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव जो नाना साहब के नाम से भी जाने जाते हैं, और 1740 से लेकर 1761 तक ये पेशवा रहते हैं। इनके समय की महत्वपूर्ण घटना है पानीपत का तृतीय युद्ध। बाजीराव प्रथम के समय से कह ले कि पेशवा का पद जो है वो वंशानुगत होता है, और एक के बाद एक मरता है तो उसका बेटा फिर आगे जाके पेशवा बन जाता है। बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो चुकी थी शोक में। जब पानीपत का तृतीय युद्ध की खबर मिलती है तो उस शोक में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके 3 बेटे होते हैं। एक बेटा तो होता है विश्वासराव जो कि पानीपत के युद्ध में नेतृत्व करते हुए मारा जाता है। दूसरा बेटा होता है माधवराव, जिन्हें महान माधव के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने मराठा साम्राज्य को फिर से पुनर्गठित किया और फिर से उसके पताका को फहराया। फिर इनकी मृत्यु के बाद इनके छोटे भाई नारायण राव बनते हैं मात्र 1 साल के लिए, और यहाँ के बाद से वो झगड़ा शुरू हो जाता है पेशवा पद को लेकर। इनके चाचा जो होते हैं राघोबा जिन्हें कहा जाता है, तो वो पिक्चर में आते हैं, और वहाँ के बाद से मराठों का पतन शुरू होने लगता है। मात्र 1 साल के लिए नारायण राव बनते हैं पेशवा, उनकी हत्या करवा देते हैं उनके चाचा राघोबा। इसके बाद
1 साल का समय यहाँ पे 73 से लेके 74 तक वो खाली रहता है। उसके बाद माधव नारायण राव पेशवा बनते हैं। वो नवजात शिशु होता है, वो जन्म लेते ही पेशवा बन जाता है। तो एक्चुअल जो यहाँ जो शासन चलाया जाता है वो 12 भाई परिषद के द्वारा चलाया जाता है, और वो मराठे सरदारों का एक ग्रुप था। साथ में नाना फडणवीस जो है वो सारे शासन प्रशासन का संचालन करते हैं। मुख्य भूमिका उन्हीं की होती है। तो इसके बाद बाजीराव द्वितीय ये पेशवा बनते हैं। यहाँ पे माधव नारायण राव फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्या कर लेते हैं, वो पीछे की वीडियो में हमने देखा। और सबसे लास्ट पेशवा होते हैं बाजीराव द्वितीय। 1818 में एंग्लो मराठा वार, तीसरा एंग्लो मराठा वार जब समाप्त होता है तो पेशवा के पद को, पेशवा की शक्ति को खत्म कर दिया जाता है, और एक फिर से छत्रपति बनाए जाते हैं प्रताप सिंह। वो नाबालिग होते हैं। 1818 से लेकर 1839 तक ये छत्रपति होते हैं। और फिर शाहजी अप्पा 1839 से लेके 1848 तक, और 1848 में अंग्रेजों ने इसको अपने हड़प नीति के तहत मराठा राज्य को मिला लिया, जो उस समय सतारा हुआ करता था मराठों का केंद्र। तो इस तरीके से सारी घटनाएं घटती हैं। अब हम आते हैं कि ये अलग अलग जो राज्य विकसित हुए मराठों के समय में, वो किस तरीके से विकसित हुए। तो दोस्तों, जब साहू जी जब छत्रपति थे, तो वो ऐसे व्यक्ति थे कि उन्हें आदमी की पहचान करने की अद्भुत क्षमता थी उनमें, और वो अपने पेशवा और मंत्री ऐसे जो भी नियुक्त किए थे, वो सही व्यक्ति को उन्होंने नियुक्त किया हुआ था। हालांकि खुद वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, वो पैसिव रहते थे, लेकिन लोगों से काम वो बहुत अच्छे से करवाते हैं। वो ऑटोनॉमी देते हैं, कह लें कि छूट देते हैं सारे अपने मंत्रियों को काम करने के लिए, पेशवा को, और उसी का फल भी मिलता है मराठों को। बहुत अच्छा नतीजा भी मिलता है कि काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने एक साम्राज्य की स्थापना कर ली। मराठों ने अपने साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा फैलाया। तो जब पेशवा जब रोल में आते हैं, तो बाजीराव प्रथम के समय में अलग अलग सेनापति होते हैं। जब मराठों का साम्राज्य जब बढ़ने लगता है, तो क्षेत्रों को देखने के लिए अलग अलग लोग नियुक्त किए जाते हैं। खास करके जो उनका मराठों का कोर क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र उनका कोर क्षेत्र है। यहीं पर आके मराठा राज्य की नींव डाली गई थी। तो यहाँ से बाहर का जो क्षेत्र जैसे जैसे वो जीतते हैं, तो अलग अलग उनके महत्वपूर्ण सेनापति की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हीं सेनापतियों को कहा जाता है सरदार, मराठा सरदार। अब वो सेनापति कौन थे? तो उसमें से 3 महत्वपूर्ण सेनापति थे। एक थे राणोजी सिंधिया जी, राणोजी सिंधिया थे। तो राणोजी सिंधिया ने ही सेनापति थे। इनको मालवा का क्षेत्र दिया जाता है, और वहां पे बाद में सिंधिया वंश का कह ले कि राज्य स्थापित होता है। बाजीराव प्रथम ने जब मालवा के क्षेत्र को जीता था, तो इसको 3 हिस्सों में बांट दिया था, और 3 अलग अलग सेनापतियों को वहां पे बिठाया था, तीनों अलग अलग क्षेत्र में। तो एक था उज्जैन का क्षेत्र। उज्जैन का क्षेत्र राणोजी सिंधिया को दे दिया गया था। उज्जैन में ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। अर्थात कह ले कि ये वाला जो क्षेत्र था, ये दे दिया गया था राणोजी सिंधिया को। तो यही बाद में ग्वालियर स्टेट के रूप में विकसित हुआ। इसकी पहले राजधानी थी उज्जैन। बाद में एक दौलत राव सिंधिया आते हैं, यहाँ के राजा कह लें या सेनापति या मराठा सरदार कह लें, वो अपनी राजधानी को ट्रांसफर करके ग्वालियर लेके जाते हैं। दूसरे हिस्सा जो मिलता है वह होलकर को मिलता है। ये इंदौर वाला क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र इनको दिया जाता है। और ये कौन होते हैं? होलकर जो होते हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है मल्हार राव होलकर की। ये भी एक सेनापति थे, तो इनको ये वाला क्षेत्र दिया जाता है। तो वही क्षेत्र आगे जाकर इंदौर स्टेट के रूप में या होलकर स्टेट के रूप में विकसित होता है।
तीसरा क्षेत्र जो होता है वो दिया जाता है भोसले को, ये वाला क्षेत्र होता है, और ये अपनी राजधानी बनाते हैं नागपुर को, और यही बाद में होलकर भोसले स्टेट के रूप में विकसित होता है। जब गुजरात को जीता जाता है तो यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है गुजरात की और यहाँ पे गायकवाड़ों की। तो गायकवाड़ जो है वो बड़ौदा में अपनी राजधानी बनाते हैं और ये बड़ौदा स्टेट कहलाया। तो इस प्रकार से अलग अलग सेनापति मराठा सरदार भी कहलाते हैं और उन्हीं को क्षेत्र दे दिया गया था नियंत्रित करने के लिए, और वही बाद में अलग अलग राज्य के रूप में विकसित हुए। खास करके जब पेशवाओं की शक्ति कम होने लगी, छत्रपति कमजोर पड़ गए, तब यही मराठे सरदार अलग राज्य के रूप में विकसित कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि अलग अलग जो लोग थे, अलग अलग जो मराठे सरदार थे और पेशवा भी एक शक्ति थी, तो सबके अलग अलग केंद्र थे, केंद्र कह ले या राजधानी कह ले। तो छत्रपति कहाँ बैठते हैं, उनकी राजधानी कहाँ होती है, तो सतारा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शुरू के जो दो छत्रपति हुए, शिवाजी महाराज और संभाजी, इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में रखी। उसके बाद मुगलों ने रायगढ़ पर जब कब्जा कर लिया तो बाद में उसकी राजधानी बन जाती है सतारा, और वह अंतिम समय तक रहती है। अर्थात 1848 में जब अंग्रेजों ने इसे मिला लिया, अपने अधीन कर लिया, तब तक इसकी राजधानी सतारा रही। तो एक केंद्र होता है शासन का सतारा। अब पेशवा जो होते हैं वो बैठते हैं पूना में, तो बाद में ये भी एक शक्ति का केंद्र के रूप में विकसित होता है। इसी तरह से सिंधिया अपने राजधानी उज्जैन, बाद में ग्वालियर, होलकर इंदौर में, और भोसले नागपुर में, और गायकवाड़ों की राजधानी होती है बड़ौदा। तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा इन अलग अलग राज्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम भोसले को जानते हैं। तो ये भोसले कौन थे, तो यही एक्चुअल मराठे थे। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि एक्चुअल मराठे थे। ये लोग राजस्थान से आए थे, गहलोत वंश या सिसोदिया वंश से ये बिलोंग करते थे, और इनके जो पूर्वज भागकर आए थे सज्जन सिंह, वो दक्कन के क्षेत्र में आए थे भागकर, और यहीं पे उन्होंने जागीरदारी हासिल की थी अलग अलग राज्यों से, गोलकुंडा के राज्य से, अहमदनगर और बीजापुर, इन सारे क्षेत्रों से वो जागीरदारी प्राप्त किया था। सज्जन सिंह के बाद के जो इनके वंशज होते हैं वो जागीरदारी प्राप्त करते हैं, और वही जागीरदारी बाद में मराठा राज्य के रूप में सामने आता है, जिसकी नींव डाली थी शिवाजी महाराज ने। तो यही कारण है कि भोसले जो हैं वो अपने आप को मूल मराठा समझते हैं और अपने को सबसे श्रेष्ठ भी समझते हैं। तो यही कारण होता है कि अन्य मराठा सरदारों के साथ भोसले का एक नियमित रूप से झगड़ा चलता ही रहता है। इनका जो सबसे मुख्य योगदान था वो था बंगाल पर विजय में। बंगाल और बिहार वाला जो क्षेत्र होता है, उड़ीसा वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र पर को अधिकार में करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और रघुजी भोसले, इस भोसले राज्य जो होता है उसकी नींव डालने में इन्हीं की भूमिका थी। यही सेनापति थे और इन्हीं के समय में भोसले राज्य अस्तित्व में आता है। अब हम जानते हैं गायकवाड़ों के बारे में। इनका बहुत ज़्यादा वैसा इतिहास है नहीं। तो जब गुजरात पर मराठों ने नियंत्रण स्थापित किया तो यहाँ के सेनापति बनाए गए, एक अलग राज्य बनाया गया और राजधानी इसकी रखी गई बड़ौदा। बाद के समय में 1717 ईस्वी में ये अंग्रेजों से समझौता कर लेते हैं, कह ले कि अंग्रेजों के ये पिछलग्गू बन जाते हैं, उनका समर्थन करने लगते हैं। तो ये गायकवाड़ राज्य यहाँ पर विकसित हुआ बड़ौदा स्टेट के नाम से, जिसे जाना गया। अब हम आते हैं सिंधिया और होलकर के बारे में। इनका इतिहास काफी महत्वपूर्ण है, खासकर होलकर के बारे में।
तो सिंधिया के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो सिंधिया के बारे में कहा जाता है कि ये लोग इस क्षेत्र से आए थे, अर्थात सिंध से आए थे। पंजाब का जो पाकिस्तान का जो वर्तमान में जो क्षेत्र है सिंध प्रदेश, यहीं से आए थे सिंधिया, और बाद में ये सिंधे कहे जाने लगते हैं, और सिंधे शब्द ही बाद में अपभ्रंशित होकर सिंधिया बन जाता है, और वही सिंधिया इन्होंने अपने टाइटल के रूप में इस्तेमाल किया। राणोजी सिंधिया महत्वपूर्ण सेनापति थे। जब मालवा को बाजीराव प्रथम ने जीता तो इनको वहां का सरदार बना दिया गया, और यही बाद में राज्य सिंधिया स्टेट के रूप में विकसित होता है। इसके सबसे महत्वपूर्ण जो राजा कह लें, सेनापति कह लें, तो सबसे प्रतापी जो होते हैं वो होते हैं महादजी सिंधिया। और 12 भाई परिषद जब काम कर रही थी शासन संचालन का, तो उस समय में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। नाना फडणवीस देखते थे, और दूसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी वो थे महादजी सिंधिया। उसके बाद दौलत राव सिंधिया आते हैं। ये अपनी राजधानी को उज्जैन से ट्रांसफर करके ग्वालियर लेके जाते हैं, और दौलत राव सिंधिया के समय में सिंधिया जो होते हैं वो एक तरीके से अंग्रेजों के एजेंट बन जाते हैं। अंग्रेजों से उनकी साठगांठ हो जाती है, और वहां के बाद से ये मराठा साम्राज्य बिखरने भी लगता है कि ये अंग्रेजों का पक्ष लेने लगते हैं, और स्वतंत्रता तक लगभग यही स्थिति रहती है। जैसे एक जयाजी राव सिंधिया होते हैं जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो इसमें भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, और रानी लक्ष्मीबाई को इन्होंने धोखा भी दिया था। रानी लक्ष्मीबाई की हत्या ग्वालियर में ही की गई थी, और मुख्य दरवाजे के पास ही हत्या की गई थी, और कहा जाता है कि इन्होंने ही बुलाया था, जयाजी राव सिंधिया ने ही इन्हें बुलाया था ग्वालियर में, और साथ में अंग्रेजों को भी खबर कर दिया था, और वही अंग्रेज उन्हें घेर लेते हैं और मार दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई को। तो ऐसा इतिहास इनका रहा है। बाद के वर्षों में, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, अर्थात 20वीं सदी से थोड़ा पहले और 19वीं सदी के अंतिम में, यहाँ पे क्या होता है कि हिंदू महासभा का प्रभाव बढ़ने लगता है। हालांकि हिंदू महासभा अस्तित्व में आया है 1925 के आसपास, या 19 वो प्रारंभिक 20वीं सदी के प्रारंभ में। तो यहाँ पे हिंदू महासभा का प्रभाव बढ़ने लगता है, और उसका ये लोग समर्थन करते हैं, सिंधिया स्टेट जो है। और उसी का वही एक कारण होता है कि बाद के वर्षों में आप देखेंगे कि ये सिंधिया स्टेट जनसंघ में शामिल हो जाते हैं, फिर बाद के वर्षों में बीजेपी से भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन इनका एक बेटा होते हैं माधवराव सिंधिया, वो कांग्रेस में चले जाते हैं, लेकिन बेटियां जो है वो बीजेपी का। तो खैर वो सब तो राजनीतिक विषय है। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण एक योगदान है सिंधिया का, तो वो है कि उत्तर के क्षेत्र में, उत्तर वाले हिस्से में जो भी साम्राज्य विस्तार मराठों का हुआ, उसमें इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और भारत में कंपनियों को स्थापित करने में, भारतीय कंपनियों को स्थापित करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने फाइनेंस किया उन कंपनियों को, जैसे कि टाटा को फाइनेंस किया, बिरला को फाइनेंस किया, और यही कंपनियां बाद में बहुत बड़ी हो गई, और वो बहुत बड़े औद्योगिक घराने के रूप में विकसित हुए। तो इन्होंने स्वदेशी कंपनियों को बढ़ाया, ये इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब हम जानते हैं होलकर के बारे में। तो मल्हार राव होलकर बहुत अच्छे सेनापति थे, तो इनको भी मालवा का क्षेत्र में से 1/3 हिस्सा दिया गया था। ये भी एक मराठा सरदार थे, और एक होलकर राज्य के रूप में विकसित हुआ। इनकी राजधानी थी इंदौर। इन्हीं का बेटा था खांडे राव होलकर। तो खांडे राव होलकर की मृत्यु हो जाती है, शादी के थोड़े समय के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है एक दुर्घटना में। उसके बाद वो राजकाज का सारा काम उनकी पत्नी अहिल्याबाई संभालती है, और ये बहुत
यशस्वी महिला बनती है, बहुत अच्छी शासक प्रशासक साबित होती है, बहुत न्यायप्रिय होती है, साथ में बहुत धार्मिक परायण होती है और बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक कार्य ये करती हैं। तो इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम है अहिल्याबाई का। और इनका एकमात्र बेटा था मालेराव होलकर, और ये एक नालायक किस्म का अयोग्य व्यक्ति था और इन्होंने उसे दंडित किया था। उनके अपराध के लिए मृत्यु दंड की सजा दी थी। अहिल्याबाई ने उसे हाथी से कुचलवा दिया था मृत्यु दंड देकर। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी न्यायप्रिय महिला थी, जो कि विधवा है और अपने एकमात्र बेटे को वो मृत्यु दंड का सजा दे रही है। तो इतनी बड़ी न्यायप्रिय महिला थी, शासिका थी ये। इनके जो महत्वपूर्ण योगदान है कि इन्होंने बहुत सारे धर्मशाले बनवाए, जो पियाव होते हैं वो जगह जगह पे बनवाए। सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में इन्होंने किया। मंदिरों का मरम्मत करवाया, कई मंदिरों के निर्माण करवाया, जैसे द्वारिका के मंदिर का निर्माण करवाया, सोमनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो इन सब चीज़ों में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसके बाद इनके अपने बेटे को तो इन्होंने मृत्यु दंड दे दिया था। अब इनके दत्तक पुत्र होते हैं और दत्तक पुत्र के ही बाद में जो है सो एक जसवंत राव होलकर आते हैं, और ये बहुत बड़े सेनापति, साहसी और प्रतापी सेनापति होते हैं, एक राजा होते हैं। और इन्होंने कोशिश की थी कि 1 लाख की फौज खड़ी की जाए, तैयार की जाए, और अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ने की ये तैयारी कर रहे थे। और उसी में युद्ध की तैयारी करने में हालांकि इनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। ये कोशिश करते हैं कि भारतवर्ष के जितने भी राजा रजवाड़े और अलग अलग राज्य हैं वो मिलकर इकट्ठा होकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़े। कुछ हद तक वो सफल भी होते हैं। वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाते हैं। 1811 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि उसमें दौलत राव सिंधिया का बहुत एक गद्दारी की तरह का इनका रोल था। इन्होंने साथ बिल्कुल नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और अंग्रेजों ने इनकी हत्या कर दी थी, जसवंत राव होलकर की। तो ये स्थिति बनती है, और जसवंत राव होलकर को आधुनिक भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ये सब कुछ तथ्य थे मराठे सरदारों से जुड़े हुए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे वीडियो पसंद आए होंगे और कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारा जो एकमात्र राज्य बचा हुआ है वो सिख राज्य बचा हुआ है, उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। उसके बाद अंग्रेजी शासन यहाँ पर किस तरीके से चलता है, यहाँ संवैधानिक विकास, अंग्रेजों की आर्थिक नीति, और फिर स्वतः कांग्रेस की स्थापना, और आधुनिक भारत में जो आंदोलन चलते हैं, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चलता है, उसको हम जानेंगे। और उसके लिए जो बेस चाहिए था वो बेस हम समझते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा, और आगे की चीज़ें आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।